बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 5वें वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा। अब देखिए, मैक्सिमा और मिनिमा किसी तफाउल के होते हैं। अब वो कैसे होते हैं ये देखिए, इसमें हम यूज़ करने वाले हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब ऐसा डेरिवेटिव का टेस्ट जिसमें 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ता। ऐसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि एक तफाउल फंक्शन ऑफ एक्स की आज़म तरीन कीमत, यानी तफाउल की जो आज़म तरीन कीमत होती है वो कीमत नुक्ता एक्स बराबर सी पर हासिल होती है अगर, यानी ये तफाउल की आज़म तरीन ये सबसे ज़्यादा कीमत है वो इस नुक्ते पर हासिल होंगी। जब एक्स की जगह यहाँ पे सी रखेंगे। कब? अगर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव कितना लें हम, 0, और फंक्शन का डबल डेरिवेटिव की कीमत सिफर से छोटी आए। ये सिफर बड़ा है यहाँ पे, हाँ, मतलब सिफर से छोटी। सिफर से छोटी का मतलब होता है निगेटिव, ये निगेटिव आ जाए। तो ऐसा जब आता है, ये दोनों कंडीशन पूरी होती है किसी दिए गए नुक्ता एक्स बराबर सी पर, तो हम कहते हैं कि तफाउल नुक्ता एक्स बराबर सी पर आज़म तरीन है, उसका मैक्सिमा हासिल होता है, मैक्सिमम कीमत हासिल होती है। और वैसे ही दूसरा कि अगर देखिए, दूसरा अगर एक तफाउल फंक्शन ऑफ एक्स की अक़ल तरीन कीमत यानी मिनिमम कीमत नुक्ता एक्स बराबर सी पर हासिल होती है। कब? अगर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव नुक्ता सी पर सिफर हो और फंक्शन का दूसरा डेरिवेटिव जो है वो कैसा हो, पॉजिटिव हो, सिफर से बड़ा है। ये सिफर से बड़ा मतलब कैसा है, पॉजिटिव। तो इसमें हम जब मालूम करेंगे तो हम ये मालूम करेंगे कि फंक्शन की कीमत दिए गए नुक्ते पर आज़म तरीन है यानी मैक्सिमम है या मिनिमम है। बेटा ग्राफिकली इसका मतलब ये होता है कि ग्राफ बनाने पर जो ग्राफ की जो हाईएस्ट सबसे बड़ी कीमत होती है उसे कहते हैं उस ग्राफ का मैक्सिमम, और जो ग्राफ की सबसे नीचे वाली कीमत होती है फंक्शन की या ग्राफ की जो सबसे नीचे वाली कीमत होती है एक्स नंबर पर, उसे कहते हैं मिनिमम। अलजेब्रा में हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसी कुछ स्टेप है जो हमको फॉलो करना पड़ता। उसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जब हम यूज़ करते हैं तो देखिए ये स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम दिया गया तफाउल का पहला डेरिवेटिव और दूसरा डेरिवेटिव मालूम करते हैं, पहला डेरिवेटिव और दूसरा। सबसे पहले हम ये काम करेंगे। अब हमको नुक्ता एक्स बराबर सी कौन सा ये मालूम करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला डेरिवेटिव बराबर 0 लिखेंगे। इससे क्या होगा कि एक्स की 2 कीमतें हासिल होंगी, या तो उन कीमतों पे तफाउल की आज़म तरीन यानी सबसे ज़्यादा या अक़ल तरीन यानी सबसे कम कीमत हासिल होती है। और लिखा है इस मसावत एफ डैश एक्स की कीमत रखकर हल करने पर, यहाँ अगर हमने यहाँ रख के हल किया तो एक्स की कीमतें हासिल होती हैं। तीसरी स्टेप है कि अब एक्स की जो कीमत स्टेप 2 में हासिल होती है उनको, अब देखिए यहाँ पे आपको एक्स की एक कीमत या 2 कीमत जो भी मिल जाएंगी उसको हम डबल डेरिवेटिव में रखेंगे। और डबल डेरिवेटिव में रखने पर आपके जवाब 2 तरह के आ सकते हैं। या तो आपका जो डबल डेरिवेटिव में आपने कीमत रख दिए, सपोज एक्स की 2 कीमतें मिल गई, C1 और C2, समझ लीजिए C1 डाल के देखे हमने डबल डेरिवेटिव के अंदर, तो अगर ये समझ लो सिफर से बड़ा आ रहा, अब सिफर से बड़ा आ रहा मतलब अक़ल तरीन कीमत हासिल हो रही तफाउल की। और अगर ये सिफर से छोटा आ रहा डेरिवेटिव में, समझ लीजिए एक कीमत ऐसे आ गई C1 डालने पर डबल डेरिवेटिव की ये मुस्बित आ गई मतलब इस नुक्ते पर तफाउल की अक़ल तरीन कीमत हासिल होती है। वैसे समझ लीजिए इसमें से जो 2 नुक्ते हासिल होते हैं उसमें से दूसरा नुक्ता है एक्स बराबर C2 की जगह हमारे जब सवाल हल करेंगे तो कोई अदद आएगा। तो अगर ये हमने डबल डेरिवेटिव डाले और जवाब ऐसे आ जाए, मतलब ये कैसा, सिफर से छोटा यानी मनफी आ जाए, तब इस दिए गए नुक्ते पर तफाउल की आज़म तरीन कीमत हासिल होती है। याद रखिए बेटा, अगर डबल डेरिवेटिव की कीमत पॉजिटिव आई तो अक़ल तरीन, और अगर नेगेटिव आई तो आज़म तरीन। इसमें हम कंफ्यूज होते हैं, हमको लगता है कि अगर ज़्यादा कीमत आ गई तो मतलब मुस्बित कीमत आ गई तो आज़म तरीन होता होगा। नहीं, इसमें ये बात अलग है, आपको याद रखना है। मनफी आई तो आज़म तरीन और अगर मुस्बित आई तो अक़ल तरीन। ठीक है, अब देखिए इसके बिना पे हम कुछ सवाल हल करेंगे। देखिए पहला सवाल है यहाँ पर दिया हुआ कि ये तफाउल दिया हुआ है आपको, ये तफाउल दिया हुआ है, इसकी मुकामी आज़म तरीन और अक़ल तरीन कीमत हासिल कीजिए। तो देखिए हमने तफाउल लिखे। अब तफाउल का हम पहली स्टेप में दिया हुआ है कि तफाउल का पहला और दूसरा डेरिवेटिव लीजिए। तो देखिए हम पहला डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसका आएगा 3x², इसका आएंगे 2 सामने आएंगे तो 6x माइनस इसका आएगा 24। एक्स का डेरिवेटिव 1 तो हम लिखते नहीं, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसलिए ये भी लिखेंगे। देखिए इसका डेरिवेटिव 1 है, 1 की 24 से मल्टीप्लिकेशन होगी तो -24 आएगा। यहाँ पे 5 का डेरिवेटिव 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2, और अब डबल डेरिवेटिव जो आएगा उसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 सामने आएगा तो देंगे 6, इसका पावर 1 से कम होगा तो 1 को लिखते नहीं, माइनस 6x का कितना आएगा 6, -24 क्योंकि कॉन्स्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0, मतलब ये आ गया। ठीक है, ये आ गई मसावत नंबर 3, पहली स्टेप हल होगी। दूसरे स्टेप में है इंतहाई कीमत के लिए, यानी हमको ये मालूम करने के लिए कि कौन से वो नुकात है जिस पे इसकी आज़म तरीन और अक़ल तरीन कीमत हासिल होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहला डेरिवेटिव बराबर 0 लिखते हैं। तो देखिए एफ डैश एक्स बराबर 0, ये सेकंड स्टेप कर रहे हैं। अब इसमें मसावत नंबर 2 से एफ डैश एक्स की कीमत यहाँ पे रखिए तो कितना आएगा
3x² माइनस 6x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो बेटा ये 3 के पहाड़े में सब आते हैं, हम 3 मुशतरक निकालते हैं। यहाँ आएगा x² माइनस की जगह माइनस, 3 को किससे ज़रब करने पे 6 आते 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x वज़ा 3 को किससे ज़रब करने पे 24 आते 8 से, तो 3 8 24 बराबर 0। अब देखिए ये इसके नीचे आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0, मतलब यहाँ सिर्फ क्या बचा x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये मुरब्बे मसावत को हल करना है, मतलब हमको ऐसे दो अदद चाहिए जिनकी ज़रफ़ वज़ा 8 हो, जिनकी ज़रफ़ करने पे कितने मिल रहे हैं वज़ा 8 मिल रहा है हमको, और जिनकी जमा करने पे कितना आ रहा है ये वाला अदद कितना है वज़ा 2। तो देखिए ऐसे दो अदद लेना है जिनकी ज़रफ़ 8 हो और जिनका फ़र्क 2 हो, तो वह है 4 दूनी 8। अब अलामतें कैसे देंगे, तो याद रखिए ज़रा वज़ा में उसी वक्त आती जब एक जो है जमा हो और एक वज़ा हो, ये उसी वक्त आती। तो अब सवाल ये है कि एक को जमा, इसका मतलब ये होगा कि एक जमा में आएगा एक वज़ा में आएगा, तो कौन सा जमा में देना है और कौन सा वज़ा में देना है ये हम डिसाइड करते हैं इस पर से। देखिए ये जो है यहाँ पर यहाँ वज़ा है इसलिए इस पर वज़ा दीजिए और इसको जमा दीजिए। अब देखिए 4 दूनी 8, दोनों की अलामत अलग अलग है, मतलब जवाब वज़ा में आएगा। ये हो गया ज़रब, जमा वाला हिस्सा जो है इन दोनों को मिलाने पे इन दोनों का फ़र्क आता और अलामत उसकी आती जो बड़ा है। देखिए ये दो अदद ये दोनों कंडीशन को पूरी करते हैं, मतलब ये इसके जज़र है। मतलब यहाँ पे हमको दो कीमतें हासिल हो गई, x माइनस 4 और दूसरी है x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे आ गया x माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरा आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको हल किए तो आएगा x इज़ इक्वल्स टू 4 और इसका आएगा x इज़ इक्वल्स टू माइनस 2। ये दो कीमतें हासिल होगी। यहाँ पे हमारी सेकेंड स्टेप ख़त्म हो गई। थर्ड स्टेप में ये है कि हमको इसमें से एक नुक्ता लेना है और सेकेंड डेरिवेटिव में डालकर देखना है। तो देखिए x बराबर 4 पर x बराबर 4 पर हम क्या करेंगे कि डबल डेरिवेटिव में डालेंगे इसको, f डबल डैश इज़ इक्वल्स टू। याद रखिए कि ये मसावत इस्तेमाल करनी है हमको यहाँ पे डबल डेरिवेटिव वाली, लेकिन x की जगह कितना लिखना है 4 लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 4 बराबर 6, यहाँ पे x की कीमत रखना है वज़ा 6, मतलब ये आएगा। देखिए वही कीमत है कि हमने डबल डेरिवेटिव वाली ज़ाब्ता लिखा हुआ है, ये जो हमको मसावत नंबर 3 से हासिल हुई थी कीमत, वो उसमें सिर्फ x की जगह पे 4 लिखा हुआ है। तो देखिए ये आएगा 6 चौक 24 वज़ा 6, तो कितना आएगा ये 18। अब आप देख सकते कि ये जो डबल डेरिवेटिव की जो कीमत आई है यहाँ पर नुक्ता x बराबर 4 पे, ये मुस्बित है कि मनफी है, ये मुस्बित है, ये बड़ी है सिफर से। और हमने थर्ड स्टेप में पढ़े थे कि अगर ये सिफर से बड़ी है तो इस नुक्ते पे तफ़ाउल की अक़ल तरीन कीमत हासिल होती है। इसका रिज़ल्ट ये है कि ये सिफर से बड़ा है, मतलब इस नुक्ते पे तफ़ाउल की अक़ल तरीन कीमत हासिल होती है। तो हम लिखेंगे इसलिए नुक्ता x बराबर 4 पर फंक्शन की अक़ल तरीन कीमत हासिल होती है। अब देखिए ये तो ये नुक्ता x बराबर 4 पे हो गया। अब लिखेंगे नुक्ता x बराबर वज़ा 2 पर क्या होता है वो देखेंगे। तो देखिए x बराबर 2 पर फिर से हम डबल डेरिवेटिव में मसावत नंबर 3 पूरी लिखेंगे, लेकिन सिर्फ x की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर 2। तो ये आएंगे 2 6 2 वज़ा 6, तो ये 2 नहीं है सॉरी -2 माइनस, ये भी क्या आएगा माइनस। तो देखिए 6 दूनी 12, दोनों की अलामत अलग अलग है, मतलब जवाब वज़ा में। ज़रब में क्या होता अलग अलग अलामत हो तो जवाब वज़ा में आता। यहाँ पे वज़ा 6, मतलब टोटल कितने हो गए वज़ा 18। तो ये हो गई डबल डेरिवेटिव की कीमत x की जगह वज़ा 2 रखने पर। आगे ये कीमत सिफर से बड़ी है कि छोटी है, ये कीमत सिफर से छोटी है। देखिए ये कीमत सिफर से कैसी है छोटी है, इसलिए इसका नतीजा ये निकल रहा कि नुक्ता x बराबर वज़ा 2 पर फंक्शन की आज़म तरीन कीमत हासिल होती है। आज़म तरीन कीमत हासिल होती है। आगे देखिए अब हमको मालूम तो पड़ गया कि नुक्ता x बराबर 4 पर अक़ल तरीन कीमत हासिल होती और नुक्ता x बराबर वज़ा 2 पर तफ़ाउल की आज़म तरीन कीमत हासिल होती, लेकिन वो कीमत है कितनी ये मालूम करने के लिए अब हम आगे हल करेंगे। तो देखिए नुक्ता x बराबर 4 पर तफ़ाउल की कीमत, मतलब आपको तफ़ाउल की कीमत यानी तफ़ाउल हो गया इस नुक्ते पर, मतलब x की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब आपको दिया गया तफ़ाउल लिखना है और उसमें x की जगह 4 लिखना है। तो देखिए ये हो जाएगा फंक्शन 4 इज़ इक्वल्स टू, ये इस्तेमाल कीजिए x की जगह 4 - 3 इसका स्क्वायर -24 इंटू 4 +5, ये हो जाएगा 4 चौक 16 16 चौक 64।
वज़ा। 4 का मुरब्बा 16, 16 का 16, 16 32, 16 तिया 48। इसका पहले मुरब्बा कीजिए, उसकी ज़रब कर दीजिए। 4 चौक 16, 16 का 16, 16 32, 16 तिया 48। वज़ा 4 चौक 16 के 6, हासिल आया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, जमा 5। देखिए अब ये 64 और 5 कितने हो जाएंगे, दोनों जमा जमा वाले हैं, ये और ये, तो ये हो जाएंगे 69, 5 और 4 ये वज़ा वाले, इन दोनों को एक साथ मिला लीजिए, ये होंगे 14 के 4, हसला है 1, 9 और 1 10, 10 और 4 14। अब बेटा इन दोनों की अलामत अलग अलग है, मतलब इनका फ़र्क लेंगे। इनका फ़र्क कितना है, ये बड़ा है तो बड़े में से छोटा जाएगा, मतलब ये देखिए 144 में से आप 69 को भी जा रहे हैं, ये वज़ा वाला है और ये जमा वाला। तो क्या होगा, 14 में से 9 जाएंगे, 9 से 10, 11, 12, 13, 14, मतलब यहाँ बच्चे 5, और यहाँ से एक हमने उधार ले लिए थे, यहाँ बच्चे 3 है ना, 14 बनाने के लिए उधार लिए थे, यहाँ बच्चे 3, तो ये बच गए यहाँ पे 13, 13 में से 6 गए तो बच्चे 7। ठीक है, अब इन दोनों की अलामत अलग अलग है, मतलब वज़ा की है हमने, ये जमा वज़ा वाले मामले में वज़ा होती है इसकी, और अलामत उसकी आती है जो बड़ा है। तब देखिए यहाँ पे आया -75, ठीक है, इसलिए हाँ ठीक है, ये आ गया, इसका जवाब हम आखिरी में लिखेंगे। इसके बाद में नुक्ता x बराबर वज़ा 2 पर तफ़ाउल की कीमत, आज़म तरीन कीमत भी आप बोल सकते हो, क्योंकि इस पर आज़म तरीन कीमत हासिल होती है। इसका मतलब है फंक्शन, लेकिन ब्रैकेट में x की जगह कितना लिखना पड़ेगा, वज़ा 2। देखिए नुक्ता x बराबर वज़ा 2 पे तफ़ाउल की आज़म तरीन कीमत हम मालूम कर रहे हैं, हमने फंक्शन लिखी और फंक्शन में x की जगह -2 लिख दिए। इसके बाद में जब हम इसका मकअब करेंगे तो वज़ा वाले अदद का मकअब हमेशा वज़ा में और जमा वाले मकअब वज़ा में और मुरब्बा जमा में आता, देख सकते हैं। इसका मकअब ये वज़ा लिखे और 2 का मकअब लिए 8, वज़ा 3 की जगह वज़ा 3, वज़ा 2 का मुरब्बा मतलब जमा 4, जमा इन दोनों में ज़रब हो रही तो ज़रब में अगर अलामत एक जैसी हो तो जवाब जमा में आता, इन दोनों की ज़रब इतनी, ये लिखे हमने। फिर वज़ा 8 जैसे कि वैसे, वज़ा 3 चौक 12, उसके बाद में इन दोनों की जमा की तो इतना आया। अब देखिए वज़ा 8 और वज़ा 12, देखिए यहाँ पे ये दोनों की ज़रब हो रही थी, है ना, तो हमने बोलते कि वज़ा वज़ा क्या होती, जमा होती, तो लेकिन बेटा यहाँ ज़रब नहीं हो रही उनकी, इन दोनों को हमको यहाँ मिलाना है। मिलाने के लिए दोनों की अलामत सेम हुई तो एक बार लिखे और इसकी इस पर जमा की तो इतना आ गया, आगे हमने लिखी इतना। अब देखिए यहाँ इन दोनों की अलामत एक जैसी नहीं है, इनमें फ़र्क है। फ़र्क होने का मतलब 53 में से इसको माइनस करो वो 33 आता। फ़र्क होने का मतलब कि इन दोनों की अलामत में जो बड़ा अदद रहेगा उसकी अलामत हम जवाब की अलामत लिखेंगे। यहाँ जमा 53 बड़ा है, मतलब जमा की अलामत है, इसलिए हमने वही जमा की अलामत यहाँ इस्तेमाल की है, जमा की अलामत लिखते नहीं आते। ये आ गया f(-2 = 33), मतलब नुक्ता x बराबर वज़ा 2 पर तफ़ाउल की आज़म तरीन कीमत कितनी हासिल हुई, 33, और वो कहाँ हासिल हुई, नुक्ता x बराबर वज़ा 2 पर, तो हमको ये लिखना पड़ेगा। और वैसे ही फंक्शन की अफ़ज़ल तरीन कीमत हमने ऊपर मालूम किए थे, वो है -75, और जो नुक्ता x बराबर 4 पर हासिल होती है। याद रखिए बेटा कि ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क के लिए पेपर में आया हुआ है और 5 मार्क के लिए प्रैक्टिकल में आया हुआ है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये ज़रूर करिए। और इसके बाद में मश्क आशारिया 2 आशारिया 4 जो है, तो उसके अंदर इनके सवाल दिए गए हैं, ये सवाल आप पढ़िए, अच्छे से लिख कर देखिए, और उसके बाद में वो क्वेश्चन हल करके देखिए, आपको ज़रूर आ जाएंगे वो। दूसरा सवाल है, ये भी पेपर में आया हुआ है, सवाल है कि 120 सम लंबे एक तार को मोड़कर मुस्ततिल बनाया गया, मतलब जितना तार था उसका पूरा मुस्ततिल बन गया। इस मुस्ततिल का रकबा आज़म तरीन होने के लिए उसके आबाद यानी डायमेंशन क्या होने चाहिए, मालूम कीजिए। तो इसके अंदर 120 लंबे तार को मोड़कर मुस्ततिल बनाया गया, तो समझ लीजिए ये मुस्ततिल बनाया गया, ठीक है। अब मुस्ततिल में क्या, आबाद का मतलब होता है यहाँ पर मुस्ततिल जिससे बना हुआ है, मतलब इसमें लंबाई और चौड़ाई है, तो ये हुई उसके आबाद। तो समझ लीजिए कि हमने इसकी लंबाई को x और चौड़ाई को y लिए मुस्ततिल की। तो याद रखिए आपको सवाल में क्या दिया गया है, ये पहली लाइन में आपको बताया गया है कि जिससे बना हुआ है तार से, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है वो 120 सम है। इसका मतलब ये जो अहाता दिया हुआ है मुस्ततिल का वो 120 सम का है, आपको अहाता दिया हुआ है ये पहली लाइन के अंदर। तो अब अहाते में हमको 120 सम इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुस्ततिल के अहाते का ज़ाब्ता लिखेंगे, वो आता 2 ब्रैकेट, यहाँ पे लंबाई और ये चौड़ाई है, तो यहाँ पे दोनों लंबाई और चौड़ाई की जमा, इसे कहते हैं अहाता इसका मुस्ततिल का। दूसरा उसने बोला कि मुस्ततिल का रकबा आज़म तरीन होने के लिए क्या बात होनी चाहिए, तो रकबे के बारे में बात करें तो हम मुस्ततिल का रकबा लिखेंगे। मुस्ततिल का रकबा आता लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी यहाँ पे x ज़रब y, ठीक है। तो ये हमने अहाता और रकबा इन दोनों के ज़ाब्ते लिखे जो हमको मालूम होना ज़रूरी है अगले सवाल हल करने के लिए। तो अब देखिए पहली लाइन का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम लिखेंगे फ़र्ज़ कीजिए कि मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई बिलतरतीब x सम और y सम है।
अब अगर हमने ऐसा लिखे तो मुस्ततिल का अहाता कितना दिया हुआ है 120 सम, और एक्स और वाई लेने की वजह से मुस्ततिल के अहाते का ज़ाब्ता हमने ऊपर क्या लिखे 2x जमा y। देखिए तो अब इस पर से हम लिखते हैं, इसलिए मुस्ततिल के अहाते का ज़ाब्ता है 2x जमा y बराबर कितना हो गया 120। ये ज़ाब्ता है और ये दिया हुआ है। अब इस पर को अगर हमने हल किए तो 2 नीचे आएंगे इसके, तो x जमा y बराबर, देखिए 2 कहाँ आएंगे इसके नीचे आएंगे, ज़रब में है दोनों, 2 नीचे आएंगे मतलब तकसीम में आएंगे, तकसीम में आएंगे तो 120 को तकसीम करेंगे 2 से तो जवाब आता 60। ठीक है, इस पर से आप y की कीमत हासिल कीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा। वो क्यों कर रहे हैं हम आपको बाद में बताते हैं, पहले देखिए y की कीमत आएंगी 60 माइनस x, तो हम ये दे दिए मसवावत नंबर 1। ठीक है, ये हमको अहाते पर से जो हासिल हुआ ये वो है। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, रगबा, उसने रगबे के बारे में बात की हमको कि रगबा आज़म तरीन होने के लिए क्या बात चाहिए, मतलब हमारा जो तफ़ाउल बनने वाला है वो रगबे को मैक्सिमम करना या रगबे को मिनिमम करने पे बनने वाला है। रगबे को हम इंग्लिश में एरिया कहते हैं, तो इसके तफ़ाउल को हम ए से ज़ाहिर करेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर मुस्ततील का रगबा बराबर कितना है x ज़रब y, क्योंकि हम इसको a से ज़ाहिर करते हैं इसलिए यहाँ a बराबर x ज़रब y। यही हमारा इस बार तफ़ाउल है। इस डेरिवेटिव लेना है तो इसी का डेरिवेटिव लेना है, लेकिन इसके अंदर एक ही होना चाहिए, या तो x होना चाहिए तो y होना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पर से y की कीमत 60 माइनस x लिखी है, तो वो हम कीमत यहाँ डालेंगे तो ये आएगा a इज़ इक्वल्स टू x ब्रैकेट में 60 माइनस x, कहाँ से लिए, बाई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इनकी ज़रब कर दीजिए, ये आ जाएगा 60x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हुआ मसावात नंबर 2। अब हम इसके डेरिवेटिव लेंगे 2 बार। पहली बार जब हम इसको इसी को फंक्शन कहेंगे, जब इसका पहली बार डेरिवेटिव लेंगे तो देखिए dA बाय dx कितना आ जाएगा, इसका 60, इसका डेरिवेटिव 1, इसका 2x, तो dA बाय dt आ गया हमारा, सॉरी dA बाय dx आ गया हमारा 60 माइनस 2x। ये हो गई बेटा मसावात नंबर 3। जो हमने फंक्शन बनाया है वो मसावात 2, जो पहला डेरिवेटिव लिए वो मसावत नंबर 3, और अब एक और बार डेरिवेटिव लेंगे इसका, जाएगा d2a बाय dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60, कांस्टेंट है नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 आता वो हम लिखते नहीं, और माइनस 2x का डेरिवेटिव आएगा -2 जैसे कि वैसे x का डेरिवेटिव 1, तो अगर ये 1 आएगा तो ज़रब करने पर तो -2 ही जवाब आएगा ना। इसको दिया हमने मसावत नंबर 4। तो देखिए हमारे इसमें मसावत नंबर 2 यानी तफ़ाउल, उसका पहला डेरिवेटिव मसावत नंबर 3, उसका दूसरा डेरिवेटिव मसावत नंबर 4। अब हमको मालूम है ये तो पहली स्टेप हुई हमारी, जो हम स्टेप से कहते तो उसमें अब आपको इंतहाई कीमत मालूम करना है, तो इंतहाई कीमत के लिए हम पहला डेरिवेटिव बनाते बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे पहला डेरिवेटिव बराबर 0। इसको करने से क्या हासिल होगा, इसको करने से हमको x की वो कीमत हासिल होंगी जिसके लिए जिससे हमको ये जवाब हासिल होगा। तो देखिए पहला डेरिवेटिव अपने को दिया हुआ था 60 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, लेकिन हमने उसकी कीमत, इसको हल करेंगे, 60 को इधर रहने दीजिए, माइनस 2x उधर ले जाएंगे तो आएंगे प्लस 2x, इसको आगे हल करेंगे, सॉरी माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, x को इधर ही रखिए आप, 2 ज़रब में है इधर आएगा तो तकसीम में आएगा, तो ये आ जाएगा 60/2 मतलब 60 को आधा कर दीजिए, कितना आ गया 30, यानी x की कीमत कितनी आ गई 30। ठीक है, अब x की ये कीमत जो है, ये स्टेप नंबर 2 पूरी होगी। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में x बराबर जो भी कीमत आई हुई है उसको आप डबल डेरिवेटिव में रखते हैं। तो देखिए हम डबल डेरिवेटिव में रखते हैं d2a/dx स्क्वायर में रखेंगे हम, ये मालूम करना है लेकिन कब, x बराबर 30 पर। क्या है इसकी कीमत, इसकी कीमत मसावत के हिसाब से -2 है, तो हम ये -2 यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे कितना आएगा -2। अब बेटा इसमें x आपको दिख रहा नहीं, इसलिए उसको इसके अंदर कीमत नहीं रख सकती, ये जवाब ऐसे ही आएगा। अब डबल डेरिवेटिव की कीमत जो है, इस पर डबल डेरिवेटिव की कीमत किस में आ रही, माइनस में आ रही है, और हमने पढ़े थे कि अगर डबल डेरिवेटिव सिफर से छोटा हो तब इस पर तफ़ाउल की आज़म तरीन कीमत हासिल होती है। तो हम लिखेंगे इसलिए x बराबर 30 पर तफ़ाउल की यानी रगबे की आज़म तरीन कीमत हासिल होती है। ठीक है, तो इस पर तो होती, लेकिन हमको मालूम पड़ गया, लेकिन ये सिर्फ x मालूम हुआ, मतलब x का मतलब कितनी थी, लंबाई था, चौड़ाई भी मालूम करना है हमको, तो हम ये कीमत जो है वो इस मसावत में डालेंगे, मसावत नंबर 1 में, तो ये x की कीमत इसमें डालने पे हमको जवाब हासिल होगा। तो हम लिखेंगे मसावत नंबर 1 से y की कीमत आती 60 वज़ा x,
एक्स की जगह कितना डालो 30, तो वाई इज इक्वल्स टू 60 माइनस 30, यानी वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया 30। ठीक है, यानी अगर x बराबर 30 आया और y बराबर भी 30 आया तो ये वो डायमेंशन है जिससे हमको मुस्ततिल का रकबा आज़म तरीन होने के लिए हमको आबाद क्या चाहिए, x बराबर 30 और y बराबर 30। तो आप देखिए हम फाइनल जवाब लिखते, जवाब तो हमारा आ गया, हम फाइनल जवाब लिखते। इसलिए किए गए मुस्ततिल का रकबा आज़म तरीन होने के लिए उसके आबाद थर्टी सम क्रॉस 30 सम होने चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 18 सम लंबाई के एक मुरब्बी कागज़ के चारों कोनों से यकसा मुरब्बे काट कर और उनके कोने मोड़कर एक खुला बक्स बनाना है, इस बक्स का आज़म तरीन हजम मालूम कीजिए। यानी आपको 18 सम का एक पूरा कागज़ लेना है, कागज़ के चारों, समझ लीजिए ये वाला जो पेज आपको दिख रहा है ना, ये है, इसके चारों कोनों से यहाँ पे मुरब्बे नुमा टुकड़े काटना है। ठीक है, मुरब्बे नुमा टुकड़े काटने के बाद में ये चारों कोने यहाँ से रहेंगे नहीं। आप क्या करोगे, यहाँ से जितने मुरब्बे नुमा टुकड़े आपने काटे, जहाँ से जैसे ये काट लिए थे, यहाँ से आप उसको मोड़ दोगे इधर से, सब तरफ से, चारों तरफ से ऐसे आप पूरा मोड़ लोगे तो एक बॉक्स बन जाएगा। तो देखिए हमने इस शक्ल से इसको जाहिर करने की कोशिश की है। देखिए एक कागज़ लिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये 18 सम लंबाई है, समझ लीजिए पूरी। अभी जो आपको डैश डैश दिख रहा है, समझ लीजिए पूरा साबित कागज़ है। उसके बाद में हमने एक्स मुरब्बई नुमा यहाँ से टुकड़े काटना है, तो हमने क्या किए कि ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की एक्स लिए, तो फिर आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी कितनी होगी, एक्स होंगी। तो हमने यहाँ से ये टुकड़े काट लिए, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अब टुकड़े काटने के बाद में बेटा ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई रहेंगी, ये लंबाई जो रहेंगी, तो पूरी लंबाई है 18 सम, इसमें से एक एक्स और एक और एक्स, कितने एक्स हमने वजह किए, 2 एक्स। तो 18 में से 2 एक्स वजह करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आ जाएंगी, है ना। यहाँ से एक एक्स वजह किए, यहाँ से एक एक्स, तो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई या फिर यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है उसे हम 18 वजह 2 एक्स कहेंगे। ठीक है, अब हम जवाब लिखना शुरू करते हैं। देखिए फ़र्ज़ कीजिए कि मुरब्बे कागज़ के चारों कोनों से जो मुरब्बे काट कर निकाले गए, यहाँ से जो निकाले गए, उनका बाजू यानी उनका ज़िला, बाजू मतलब यहाँ पर हम किसको बोल रहे हैं, ज़िले को बोल रहे हैं, उनका ज़िला की लंबाई कितनी है, एक्स सम है। और इसीलिए उनसे बनने वाले बक्स की जो बॉक्स बन रहा है उसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी होगी, 18 वज़ा 2 सम। अब बेटा इसी को यहाँ से मोड़ के हमको ये ना, ये कितना एक्स है उतना ही मोड़ कर हमको क्या करना है, उसको खड़ा कर देना है। तो जो बॉक्स बनेगा उसकी ऊंचाई भी ये ऐसा मोड़ने की वजह से कितनी हो जाएंगी, एक्स सम हो जाएंगी। ठीक है, अब हमको है ना इस बक्से का आज़म तरीन हजम मालूम कीजिए। इसका मतलब वो तफ़ाउल जिसका हजम अपने को आज़म तरीन मालूम करना है, जिसका डेरिवेटिव देना पड़ेगा, वो हजम है। हजम को हम इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं और वी से जाहिर करते हैं। तो देखिए हमने फ़र्ज़ कीजिए कि बक्स या बॉक्स का हजम वी है, ये लिए। ठीक है, अब हजम का ज़ाब्ता है कायदे का रकबा ज़रब ऊंचाई, कायदे का रकबा ज़रब ऊंचाई, ये किसके, इस शक्ल के। तो देखिए ऊंचाई तो हमने लिए कितनी है, एक्स है, ज़रब कायदे का रकबा, तो ये जो नीचे ऐसा ऊपर करने के बाद में ये चौकोर जो हिस्सा बच जाएगा बेटा, उसका बाजू कितना है, 18 वज़ा 2 एक्स, और ये मुरब्बई शक्ल का रहेगा, इसलिए इसकी जो उसका जो रकबा रहेगा वो क्या रहेगा, मुरब्बे का रकबा क्या रहता, ज़िला कुव्वत 2, तो इसका ज़िला 18 वज़ा 2 एक्स है, तो इसका रकबा बनेगा 18 वज़ा 2 एक्स। याद रखिए कि अगर हम ऐसा कोई यहाँ पर ये मुरब्बई शक्ल है, इसका यहाँ पे हम ले रहे हैं एक्स ज़िला है, तो इसका रकबा क्या बनेगा, इस शक्ल का रकबा बनेगा एक्स कुव्वत 2। इस शक्ल में ये जो लंबाई है जिसका ये पूरा चौकोर बनने वाला है वो है 18 वज़ा 2 एक्स, इसलिए हमने लिखे 18 वज़ा 2 एक्स की कुव्वत 2, ये हो गया कायदे का रकबा। अब इसको आगे हल करेंगे हम, वो आएगा एक्स कुव्वत 2, इसका मुरब्बा कीजिए, तो ए वज़ा बी कॉस कुव्वत 2 वाला राब्ता हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, हमने पढ़े थे कि ए वज़ा बी कॉस कुव्वत 2 अगर कभी रहा तो उसका आता ए कुव्वत 2 वज़ा 2ab जमा बी कुव्वत 2। इस ये वाला ज़ाब्ता है जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए ए कुव्वत 2 वज़ा 2ab जमा बी कुव्वत 2, मतलब ये हो जाएगा ब्रैकेट में 18 कुव्वत 2 वज़ा 2, ए की कीमत है 18 यहाँ पर, और बी की जगह लिखा हुआ है 2x जमा बी की कुव्वत 2, बी की जगह 2x है तो 2x की कुव्वत 2। इस तरीके से यहाँ आएगा v इज़ इक्वल्स टू
अब देखिए 18 का मुरब्बा निकालते हैं हम, यहाँ पे आएगा 18 का मुरब्बा। जब हम निकालने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं इस साइड में। देखिए 8 8 64 के 4, हासिल आए 6, 8 1 8, 8 से 9, 10 11 12 13 14। यहाँ पर 1 8 8 और 1 1 का 1, मतलब ये आ गया 4, 12 के 2 हासिल आए 324, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे 324 वज़ा। देखिए ये जो है 18 दूनी 36, 36 को भी 2 से ज़रब करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम कर देते, पहले 18 को हमने 2 से ज़रब किए तो 18 दूनी 36, इसको फिर 2 से ज़रब करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72। तो यहाँ हो गया 72x प्लस यहाँ पे 2x का मुरब्बा, मतलब पहले 2 का मुरब्बा 4 और x का मुरब्बा x को 2, ठीक है। v इज़ इक्वल्स टू, अब ये जो है आप क्या करिए कि यहाँ पे x को 2, सॉरी x को 2 नहीं है, ये x है, ये ऊंचाई का लग रहा था, ये x है, ऊंचाई x है, इसके ज़रा कर दीजिए अंदर, तो ये होगा 324x वज़ा 72। ये x की तरफ x से होंगी तो x को 2 बन जाएगा, और उसके बाद में जमा 4, ये x की ज़रब होंगी x को 2 से तो x को 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x नहीं था, आ गया, यहाँ पे x था, उसका पावर बढ़ गया, और यहाँ पर भी x का पावर 1 से बढ़ गया। ये हो गया v, यानी हमारा तफाउल। इसको हम देते हैं मसावत नंबर 1। अब इसका बक्स जो है हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हमारे तफाउल का हमको 2 बार डेरिवेटिव लेना ज़रूरी है। पहली बार हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा, यहाँ पे x का फंक्शन है, हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव x, ये आएगा dv/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 324 इसका डेरिवेटिव 1 हुआ, माइनस 72 इसका डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 4 इसका डेरिवेटिव होगा 3x²। आगे इसको सॉल्व करने पे आएगा dv/dx इज इक्वल्स टू 324 माइनस 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यहाँ पे x जमा 3 चौक 12, x को 2। ये होगी बेटा मसावत नंबर 2। अब इसका एक बार हम फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा d2/dx²। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 144 x का डेरिवेटिव 1 प्लस 12, ये सामने आएगा 12, और इसका डेरिवेटिव आएगा 2x। इसका डेरिवेटिव 2x आने की वजह से यहाँ पर 2x आएगा, तो ये मतलब टोटल हो जाएगा d2v/dx² इज इक्वल्स टू माइनस 144 यानी 44 24x। सवाल नंबर 2 से हम ये dv/dx की कीमत यहाँ लिख सकते, तो देखिए वो हो जाएंगी मसावत नंबर 2 से, तो देखिए वो हो जाएंगी 324 माइनस 144x प्लस 12x² इक्वल टू 0। बेटा 12 इन सब में से मुश्तरक नहीं कर सकते। अगर हमने 12, क्योंकि 12 144 को भी तकसीम करते हैं और 324 को भी, तो अगर हमने 12 को मुश्तरक निकाले तो यहाँ पे बचेगा, आप देख सकते करके इसको घर पे, आपने 12 को तकसीम कर देना इससे, तो वो आता 27, यानी 27 वो नंबर है कि 12 की इससे ज़रब करने पे 324 आएगा। बस आपको मालूम है 12 का मुरब्बा 144 है, मतलब 12 ज़रब 12 144 आता, तो हम यहाँ लिखेंगे 12x जमा 12 1 का 12x को 2, ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 12 को इससे ज़रब करो तो ये आता, 12 को इससे ज़रब करो तो ये आता, और 12 को इससे ज़रब करो तो ये आता। अब यहाँ पे 2 काम करेंगे हम, 12 को इधर लेकर आएंगे तो ये पूरा इधर 0 बन जाएगा, यानी 12 चल जाएगा, सिर्फ ये ब्रैकेट बचेगा। इस ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, इसको इसकी जगह और इसको इसकी जगह लिखते हैं, तो ये आ जाएगा x को 2 वज़ा 12x x² माइनस 12x प्लस 27 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि ये मुरब्बई मसावत है, मुरब्बई मसावत के 2 जज़र होते हैं, तो हम हल करते हैं। हमको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनकी ज़रब करने पे, हमको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनकी ज़रब करने पे 27 आते और जिनकी जमा करने पर बीच का -12 आते। तो देखिए 27 किसके पहाड़े में आते हैं, सबसे पहले 27 3 के पहाड़े में आते, 3 9 27। तो अगर हमने 3 9 27 लिखे तो देखिए यहाँ दोनों की ज़रब तो बराबर आ रही, लेकिन दोनों की जमा वज़ा वाला नहीं आ रही, तो फिर अब क्या करेंगे, इन दोनों को वज़ा में लिखिए। तो देखिए अब जब इनकी ज़रब होंगी तो ज़रब के उसूल के मुताबिक अलामत एक जैसी, तो जवाब जमा में आता 3 9 27, ये शर्त पूरी हुई। और वज़ा 3 और वज़ा 9 वज़ा 12 होते, जमा करें तो अगर उनकी वज़ा 3 और वज़ा 9, समझ लीजिए वज़ा एक कलर है, तो वज़ा 3 और वज़ा 9 मतलब वज़ा वही 12 होंगे। तो देखिए इस तरीके से 2 नंबर हमको ये मिल गए, तो एक आ गया हमारा जगह x वज़ा 3 और दूसरा आ गया x वज़ा 9। इस तरीके से हम इसको आगे हल करेंगे तो आएंगे x वज़ा 3 बराबर 0, x वज़ा 9 बराबर 0, यानी यहाँ पे आ गया x बराबर 3 और x बराबर 9। अब देखिए x की ये 2 कीमतें हैं, इन दोनों कीमतों को हम डबल डेरिवेटिव में रखकर मालूम करेंगे कि ये कीमत तो आगे की किस कीमत पे उसकी आज़म तरीन और आखिर तरीन कीमत हासिल होंगी तफाउल की हमारे, लेकिन
उससे भी पहले देखिए यहाँ पर ये x मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है। हमने आपको पढ़ाए थे कि अपने जो बॉक्स की लंबाई है वो कितनी है, 18 वज़ा 2x है। तो बेटा अगर यहाँ पे हमने 9 रखे तो 9 दूनी 18, 18 वज़ा 18 कितने हो जाएंगे, 0। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन मुमकिन नहीं है, x की कीमत 9 नहीं हो सकती। इसका मतलब हम x की कीमत कितनी लेंगे, 3 लेंगे। याद रखिए ये हमारे बॉक्स की लंबाई है। फिर से बता रहे हैं हम कि अगर यहाँ पे x की जगह 9 रखे तो 9 दूनी कितना होगा, 18, 18 वज़ा 18 कितना होगा, 0। तो उसका मतलब बॉक्स की लंबाई, अगर हमने ये ऑप्शन ले लिया तो ऐसा हो जाएगा कि बॉक्स की लंबाई 0 है, और बॉक्स की लंबाई क्योंकि कभी 0 नहीं हो सकती, इसलिए हम x वज़ा 3 ये ऑप्शन लिखेंगे। हम लिखेंगे x वज़ा 9 मुमकिन नहीं है। ठीक है, इसलिए x वज़ा 3 पर डबल डेरिवेटिव लेंगे हम, d2v/dx² इज इक्वल्स टू d2v/dx² की कीमत थी वज़ा 144 जमा 24x। तो x की जगह पे हम ये हमने कौन से मसावत से लिए, मसावत नंबर 3 से लिए। हमने मसावत नंबर 3 नाम दिए थे डबल डेरिवेटिव को। तो उसमें यहाँ x था तो हम x बराबर 3 पर ले रहे, तो यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा। मतलब ये आएगा वज़ा 144 जमा 3 चौक 12 के 2 हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब देखिए 144 में से ये जाएंगे, लेकिन ये बड़ा होने की वजह से दोनों की अलामत अलग अलग है, मतलब जवाब इन दोनों की वज़ा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ये बड़ा अदद है, इसमें से ये हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 4 में से 2 के बच्चे 2 और 14 में से 7 के बच्चे 7। लेकिन इन दोनों में ये बड़ा है इसलिए अलामत बड़ी की आएंगी। अब यहाँ पे आ रहा कि हम यहाँ पे हमको मिल रहा है कि डबल डेरिवेटिव जो है वो कितने में आ रहा, वज़ा में आ रहा। ये छोटा है 0 से, और जब भी डबल डेरिवेटिव छोटा रहता वज़ा में आ जाता तो इसलिए v क्या है, हजम है, इसलिए हजम x बराबर 3 पर आज़म तरीन होगा, आज़म तरीन होगा। ये हमको मालूम हो गया। अब हम वो हजम कितना होगा ये मालूम करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने जो हजम का ज़ाब्ता निकाले थे, बॉक्स का हजम जो हमने लिए थे, बॉक्स का हजम, इसका ज़ाब्ता हमने लिखे थे v बराबर, यहाँ लिखे थे हमने मसावत नंबर 1 के ज़रिए 24x माइनस 72x² प्लस 4x³ कहाँ से लिखे हमने, बाई इक्वेशन नंबर 1। इसमें आप x बराबर 3 रखिए, ठीक है, ये v, लेकिन कब, x बराबर 3 पर। तो हो जाएगा 324 इंटू 3 माइनस 72 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 का क्यूब। ये हो जाएगा 3 चौक 12 के 2 हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9 वज़ा। इसका मुरब्बा 9 होता, 9 से इसकी तरफ कर देंगे, 9 दूनी 18 के 8 हासिल आया 1, 9 से 3, हाँ देखिए इसकी 9 की ज़रब होंगी तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल आया 1, 9 5 45, 9 6 54, 9 से 63 और 1 64। ये आ गया 64 जमा, इसका मतलब होता 27, 27 की ज़रब होंगी 4 से, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 3 को 3 बार ज़रब करना है। ये हो जाएगा, इनकी कर लेते पहले हम। ये है, इसमें ये बड़ा है, इसमें से ये जाएंगे तो ये 12 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 4। हमने एक उधार दिए तो यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया बचा 2, 9 में से 4 गया बचे 3। इन दोनों का हो गया कैलकुलेशन। अब इसका कर रहे हैं प्लस, हाँ देखिए 4 7 28 के 8 हासिल आए 2, 4 दूनी 8 और 2 10। इन दोनों की जमा करेंगे तो 8 और 4 12 के 2 हासिल आया 1, 1 और 2 3 और 3 और 1 4। तो ये हो गया बॉक्स का हजम। और बॉक्स का हजम चूँकि अपने को लंबाई सम में दी हुई है तो ये हो जाएगा मकब सम, या इसको सीसी से भी, मकब सम को सीसी से भी जाहिर करते। ये आ गया बेटा जवाब। ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में और बोर्ड के एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ज़रूर करिए इसको। अगला सवाल देखिए, एक मुसल्लस के 2 अज़ला दिए गए हैं। मुसल्लस आपको मालूम है 3 ज़िली शक्ल को मुसल्लस कहते हैं, उसके 2 अज़ला दिए गए हैं। इस मुसल्लस का रकबा आज़म तरीन होने के लिए इन अज़ला के दरमियानी ज़ाविया मालूम कीजिए। तो बेटा क्योंकि सवाल में मुसल्लस के बारे में बोला गया है इसलिए हम सबसे पहले शक्ल में मुसल्लस बना लिए हैं, मुसल्लस ABC। याद रखिए इल्म मुसल्लस के लिहाज से जब हम ज़िलों की लंबाई लेते हैं, इसमें ज़िलों के बारे में बात की गई है इसलिए हम ज़िलों की लंबाई लेंगे। तो ज़िलों की लंबाई लेते कैसा, ए के बाजू सामने वाला जो ज़िला रहता है उसको हम छोटा ए बनाते हैं, बी के सामने वाले ज़िले की लंबाई को हम छोटे बी से, और सी के सामने वाले ज़िले की लंबाई को हम छोटे सी से जाहिर करते हैं। तो देखिए आगे सवाल हल करने के लिए हमको ये फ़र्ज़ करना पड़ेगा। फ़र्ज़ कीजिए कि मुसल्लस के ABC एक मुसल्लस है, क्योंकि हमको मुसल्लस नहीं दिया गया है इसलिए हमको फ़र्ज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे है लंबाई AB मतलब यहाँ लंबाई पूछ रहा होता है। ये देखिए AB की लंबाई कितनी है C, और दूसरा AC की लंबाई कितनी है, ठीक है। ये दोनों अज़ला जो हमको जो 2 अज़ला दिए गए हैं, हमने ये 2 अज़ला वो लिए। अब इनके दरमियानी ज़ाविया कितना होना चाहिए, यानी इसका जो रकबा है वो आज़म तरीन होने के लिए ये बीच में जो ज़ाविया बन रहा है वो कितना होना चाहिए, ये हमको मालूम करना है। तो इसके लिए हमको रकबे का ज़ाब्ता सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो हमने फ़र्ज़ किया कि ये डेल्टा मुसल्लस ABC का रकबा है। आगे देखिए मुसल्लस ABC का रकबा बराबर, तो इल्म मुसल्लस के लिहाज से ये जो भी मुसल्लस रहता है उसके अगर 2 अज़ला की लंबाई हमको मालूम है, मतलब 2 अज़ला लिए तो हम लिखते 1/2, ये दोनों अज़ला की ज़रब और इनके बीच में बनने वाले ज़ाविये की ज़रब।
उनका बनने वाले जाविये की साइन। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों ज़ीरो को लिए तो ये होगा 1/2 BC और साइन A ऐसा आएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए क्योंकि हमको ये मुसल्लस का रकबा आज़म तरीन होने के लिए ज़िले की दरमियानी ज़ाविया मालूम करना है, तो हमको इसका 2 मरतबा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इसको हम लेते हैं मसावत नंबर A। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्टिव A, क्योंकि यहाँ पर जो हम तफाउल लेते वो A है। तो हम देखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्टिव A, ये आ जाएगा d डेल्टा अपॉन डी ए। याद रखिए राइट साइड में जो वेरिएबल रहता है हम उसके हिसाब से लेते, इसलिए डेरिवेटिव लेते, इसलिए हमने ये लिए। यह आएगा 1/2 BC साइन A का डेरिवेटिव आता। याद रखिए हम यहाँ लिख के बता देते हैं, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं यहाँ पर साइन A का, जो आगे जाकर आएगा d डेल्टा अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू 1/2 BC, यहाँ पे साइन का आता कॉस A। क्योंकि ये विथ रिस्पेक्टिव है, ये भी A है, इसलिए हमको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये होगी हमारी मसावत नंबर 2। आगे हम इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्टिव है, तो आएगा d2 डेल अपॉन DA स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से यहाँ तक का ये कांस्टेंट है, हम इसको जैसा का वैसा लिखेंगे 1/2 BC, और जब कॉस A का डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा माइनस साइन A। आगे इसको हल करने पे d2 डेल अपॉन DA स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक ये माइनस ज़रब के सामने आ जाएगा, या इसको हम लिख सकते एक की ज़रब कर दीजिए तो BC अपॉन 2 साइन A। यह होगी मसावत नंबर 3। अब हमको इंतहाई कीमत के लिए पहला डेरिवेटिव 0 बताना है। तो देखिए हम लिख रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं इंतहाई कीमत के लिए पहला डेरिवेटिव मतलब d डेल अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे मसावत नंबर 2 से ये कीमत यहाँ रखेंगे, तो मसावत नंबर 2 इम्प्लाइज, देखिए यहाँ पर आएगा 1/2 BC कॉस A बराबर 0। ये 2 की ज़रब, ये पूरा कांस्टेंट जो है जब इधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ जवाब मिलेगा हमको कॉस A इक्वल टू 0। कैसा, ये सब ज़रब में है, ये ज़रब से ये जो पूरी कीमत है जब इधर आएंगी तो 0 से ज़रब तकसीम होने पर वो क्या आएंगी 0, तो इसका आया कॉस A इक्वल टू 0। लेकिन हमको मालूम है क्योंकि कॉस π/2 यानी कॉस 90 डिग्री की कीमत 0 आती, हमको मालूम है कि ये भी 0 आता, इसका मतलब इन दोनों का मुवाजना किया तो A कितना आ गया π/2। हमारे ज़िले की कीमत कितनी आ गई, A इज इक्वल्स टू π/2। ठीक है, अब ये कीमत जो हमको हासिल हुई इंतहाई कीमत के ज़ाब्ते में डालने के बाद में, तो ये कीमत को हम सेकंड डेरिवेटिव में हम डाल के देखेंगे। सेकंड डेरिवेटिव को हमने मसावत नंबर 3 से ज़ाहिर किए, तो हम लिखेंगे मसावत नंबर 3 इम्प्लाइज d2 डेल अपॉन DA स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है अपने को माइनस BC अपॉन 2 साइन A। अब ये कीमत हम मालूम कर रहे हैं d2 डेल अपॉन DA स्क्वायर हम मालूम कर रहे हैं A इज इक्वल्स टू π/2 पर। ठीक है, हम यहाँ लिख देते A बराबर π/2 पर। हाँ, ये डबल डेरिवेटिव में अगर हमने रखे तो ये आएगा माइनस BC जैसा का वैसा रहेगा, और साइन ये आएगा π/2। बेटा साइन π/2 की कीमत 1 आती, तो ये आएगा BC अपॉन 2 × 1 दैट मीन्स माइनस BC अपॉन 2। अब देखिए ये जो डबल डेरिवेटिव हमने लिए इसकी कीमत जो है वो सिफर से बड़ी आ रही कि छोटी आ रही, आप देख सकते कि ये कीमत माइनस में आ रही, मतलब सिफर से छोटी आ रही, ये सिफर से छोटी आ रही। और जब भी ऐसा होता हम कहते हैं कि A बराबर π/2 पर, ये तफाउल किसका है, मुसल्लस के रकबे का, तो मुसल्लस का रकबा कैसा होगा, आज़म तरीन होगा रकबा, यानी इसको हमें नाम दिए डेल, ये कैसा होगा, आज़म तरीन होगा। ठीक है, तो हमारे सवाल में था वो 2 अज़ला जो हमने लिए हैं उनके दरमियानी ज़ाविया मालूम कीजिए जिसके लिए रकबा आज़म तरीन होगा, तो वो है, ये जवाब है उसका कि A बराबर π/2 अगर हमने लिए तो मुसल्लस का रकबा आज़म तरीन होगा। यहाँ पे इसका जवाब मुकम्मल हुआ। ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पेपर में आया हुआ है।